नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल इन एग्ज़ाम डायरेक्शन क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल से जुड़े सारे तथ्यों को साझा किया था। इस लेक्चर में मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊँगा, जो कि आर्टिकल 1 to 32 तक जितने भी सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, ये करके आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आती है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो आर्टिकल को रटने की कोशिश करते हो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स से आर्टिकल्स याद कराने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर पे आते हैं। फ्रेंड्स, पहला पार्ट जो है यूनियन एंड टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। तो अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यू से हो गया यूनियन, एस से स्टेट्स और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, ठीक है, और लॉज। तो अगर हम इन चारों को शॉर्ट ट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करें तो देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 1 जो कि यू यूनियन, आर्टिकल 2 जो कि स्टेट्स एस, और आर्टिकल 3 जो कि एरिया, और आर्टिकल 4 जो कि लॉज। तो देख पा रहे हैं यूएसए के लॉज, ठीक है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं यूएसए के लॉज, जो कि आर्टिकल 1 2 3 4। तो हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इस आर्टिकल के बारे में क्या बात कही गई है कि जैसे इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर समझने वाली बात यह है कि इंडिया का दो नाम क्यों रखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, क्योंकि फ्रेंड्स भारत जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तब के समय में भारत ही नाम बोला गया था, ठीक है, भारत के लोग। अभी हम लोग हो गए हैं इंडियन पीपल, जो कि ये मॉडर्न नेम हो गए और ये ट्रेडिशनल नेम हो गया। तो इस हिसाब से बोला गया है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। और अगर हम यूनियन के बारे में बात करें तो यूनियन बेसिकली फ्रेंड्स दो चीज़ के हो जाते हैं, एक यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यूनियन और एक फेडरेशन, ठीक है, यूनियन और एक हो गया फेडरेशन। अगर हम फ्रेंड्स यूनियन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, स्टेट जो है वह स्व इच्छा से, ठीक है, स्व इच्छा से शामिल होता है, इसमें स्व इच्छा से शामिल होता है, ठीक है। जबकि फेडरेशन में क्या होता है, समझौता से शामिल होता है, किससे? समझौता से शामिल होता है, ठीक है। और क्या, स्टेट जो हो गए इसमें, स्टेट जो हो गए वो वीक होते हैं, जबकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। वही फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसमें स्टेट पावरफुल होंगे, जबकि सेंटर के पास वीक पावर होगा, ठीक है। और क्या, यूनियन में अगर स्टेट स्वेच्छा से जुड़ जाता है तो शामिल होने के बाद भी यह अलग नहीं हो सकता है, जबकि फेडरेशन में ऐसा नहीं है। समझौता से शामिल तो हो जाएगा, बट लेकिन ये चाहेगा तो तोड़ भी सकता है, तोड़ कर निकल सकता है, ठीक है। अगर फ्रेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यूनियन के एग्जाम्पल ये क्या होगा, इंडिया, ठीक है। और वहीं फेडरेशन के बारे में बात करें तो फेडरेशन में बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, यूएसए। नाउ सेकेंड आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें हम लोग बात करेंगे एडमिशन का मतलब क्या होगा और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सपोज इंडिया का नेबरिंग कंट्री भूटान अगर स्व इच्छा से इंडिया में शामिल होना चाहता है तो इसको हम लोग बोल देंगे एडमिशन, ठीक है। वहीं अगर हम इंडिया और पाकिस्तान किसी कारणवश दो देशों में लड़ाई हो जाता है, ठीक है,
और इसमें क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान का कुछ एरिया अगर ऑक्यूपाई कर लेता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यह पार्लियामेंट के पास may be by the law or admit into the union established new states on such terms and condition। पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि किसी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर सकती है अथवा न्यू स्टेट्स को गठन कर सकती है। ठीक है, नाउ मूव टू आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया। इट मीन्स जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री एरिया इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, नाम देना, जैसे बायफर्केशन ऑफ, अभी रिसेंटली में बायफर्केशन किसके हुए हैं, बायफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। तेलंगाना एक अलग राज्य घोषित हुआ है, कब, 7 फरवरी 2014 को। ठीक है, तो 7 फरवरी 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, और भी हम बोल सकते हैं, जैसे मद्रास का नाम चेंज होकर के चेन्नई किया गया है। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल्स। दिस मीन्स आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई लॉ बनाया जाएगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ और फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा, ताकि इस लॉ के जितने भी प्रोविज़न होंगे उनको इफेक्ट में लाया जाए, उनको इफेक्ट में लाया जाए। तो और उसके लिए उसके बाद उससे होने वाली चीज़ें, जैसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बदलने के कारण उसमें होने वाले चेंजेस को इस लॉ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे पार्ट 1, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 सभी इंपॉर्टेंट्स थे, इसलिए मैंने आपको सारे डिस्कस किए। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2, दैट इज सिटीजनशिप 5 to 11। फ्रेंड्स, मैं यहाँ 5, 6, 7 और 8 इन चारों आर्टिकल के बारे में बात करूँगा और आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। अदर आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अदर आर्टिकल्स इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान देना है कि पार्ट 2 में 5 से 11 हैं, जो कि मैं आपको 5, 6, 7, 8 आर्टिकल इन सभी के बारे में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए इनके शॉर्ट ट्रिक्स। सी आप लोगों ने कॉफ़ी पिया होगा फ्रेंड, तो सी जाकर कॉफ़ी पी और पाकिस्तान और आउटसाइड इंडिया चले गए। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, सी जाकर कॉफ़ी पी, ठीक है, और पाकिस्तान और आउटसाइड इंडिया चले गए। ठीक है, सी तो यहाँ होगा सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और पी कर तो फ्रेंड्स यहाँ पे पाकिस्तान से इंडिया आना और फिर पाकिस्तान चले जाना इंडिया से, और आउटसाइड इंडिया चले जाना। ठीक है, तो इन सभी आर्टिकल्स के बारे में बात करूँगा। आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह पार्ट यह बताता है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन थे, और दूसरा यह कि बाद में जो सिटीजनशिप किसे मिलेंगे वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, तो पहला हो गया आर्टिकल 6। फिर क्या है आर्टिकल 6, पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। दरअसल फ्रेंड्स, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पार्टीशन के कारण जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुए पाक से इंडिया, तो उनके सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 6
बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 6 को दो पार्ट में डिवाइड करता है। आर्टिकल 6 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि एक हो गए बिफोर 19 जुलाई 1948 और एक हो गए आफ्टर जुलाई 1948। ठीक है, इस डेट को दोनों देशों ने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए 1948 डेट को एक परमिट सिस्टम माना गया है। तो जुलाई 1948 जो जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं उन्हें तो कमेंसमेंट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, या इसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न किए हों तो उन्हें तो ये कमेंसमेंट मिल जाएंगे, लेकिन जो जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आएगा उसको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके फादर या ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके फादर या ग्रैंडफादर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, और क्या एटलीस्ट 6 मंथ का रीमाइग्रेशन होना चाहिए इनके पास। ठीक है, वो इंडिया में 6 मंथ के लिए एटलीस्ट रिसाइड कर रहे हो। ठीक है, नाउ आर्टिकल 7 सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। दिस आर्टिकल विल ओवररूल्ड आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। इसमें इंडिया टू पाकिस्तान माइग्रेंट के बारे में बताया गया है, मतलब पाक से इंडिया। क्या बोले फ्रेंड्स, आर्टिकल 7 माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान मतलब कि इंडिया से पाकिस्तान जाना। जैसे कि 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाक जा चुके, तो अगर आर्टिकल 5-6 का परमिशन देता है तो ये लोग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैं, नहीं तो नहीं है। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 8 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया। यह फ्रेंड्स क्या है कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट ही और सी लिव आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हो, तो उसके लिए कंडीशन है कि हीज और हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, और दूसरा कि वह कहीं एब्रॉड रह रहे हो बट रजिस्टर्ड इंडियन किया हो। ठीक है, कहीं बाहर रह रहे हो लेकिन रजिस्टर क्या किया हो, इंडियन किया हो, तो उन्हें आर्टिकल 8 के तहत सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस आर्टिकल important articles that is under फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 12 to 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 to 30। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स और ये सब जो आपको दिख रहे हैं सारे ग्रुप्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी दैट इज 14 to 18। फर्स्ट इज आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश नियम विधि के अनुसार लिया गया है, कि इसका मतलब यह है कि स्टेट पर बंधन लगाया जाता है कि सभी एवरी सिटीजन पर्सन, ठीक है, पर्सन के लिए एक कानून होगा, समान कानून बनाया जाएगा और उन्हें लागू करेगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बताया गया कि स्टेट के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अतः यह कानूनी अपराध होगा। आर्टिकल नंबर 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 के अनुसार
सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता, दैट इज अपॉर्चुनिटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं या नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। ठीक है। नाउ आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी एबोलिशन। दिस आर्टिकल सेज दैट द अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध माना गया है। छुआछूत जैसी जो कि प्रथा है उसे समाप्त कर दिया जाए। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। दरअसल इसको जानने से पहले ये समझ लें कि टाइटल्स होता क्या है। टाइटल्स के बारे में जानते हैं तो टाइटल्स जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे कि सर, नवाब, ठीक है, महाराज, ये सब पहले बोला जाता था। अगर आप लेकिन क्या है कि ये सभी टाइटल्स को अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स को हटा दिया गया। अगर आपको मिलिट्री की उपाधि मिली हुई है, अगर आपको मिलिट्री की उपाधि मिली हुई है, ठीक है, या आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, तभी आपको कोई ये सब नामों से बुला सकता है, जैसे डॉक्टर साहब, ठीक है, या सर। लेकिन आपके पास इन सभी चीज़ों के प्रूफ होने चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स में यह सब टाइटल्स आपके नाम यूज़ नहीं होंगे, चाहे आगे या पीछे। ठीक है। तो यही फ्रेंड्स क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर मैं आपको इनके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आर्टिकल 14 दैट इज़ लॉ, आर्टिकल 14 दैट इज़ लॉ, आर्टिकल 15 दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 दैट इज अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 इज टाइटल्स। तो अगर मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एल फॉर लॉ, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी और टी फॉर टाइटल्स। तो अगर हमको राइट टू इक्वलिटी याद करना है जो कि 14 से 18 है, तो एल डी आउट, लोकेश द्रविड़ आउट। ठीक है। तो यहाँ से हम आर्टिकल नंबर 14 to 18 ये कवर हो गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम दैट इज 19 to 22। 19 to 22 इसके तहत यह कहा गया है कि नागरिकों को भाषण और अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, इसमें यही सब कहा गया है। दैट इज आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। सभी को अपने अपने फ्रीडम ओपिनियन देने का, ठीक है ना, भाव प्रकट करने का, एक्सप्रेशन देने का ये स्वतंत्रता प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 20 दैट इज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय कोई एविडेंस नहीं पाया गया हो। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, यह आर्टिकल नंबर 20 कहता है। फिर क्या है आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। फ्रेंड्स ये क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 21 में ही एक आता है 21A जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 दैट इज अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन। दूसरा फ्रेंड्स ये क्या बताता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों का अधिकार है, वकील हायर करने का परमिशन है। विदिन 24 आवर अगर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है तो ये भी क्या एक कानूनी अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 19 दैट इज स्पीच, आर्टिकल 19 दैट इज स्पीच, फिर आर्टिकल 20 दैट इज रेस्पेक्ट
आर्टिकल 21 डेट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, और एक एजुकेशन है फ्रेंड्स, और नीचे में क्या है, अरेस्ट, आर्टिकल नंबर 22 दैट इज अरेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं SRLA और बीच में एक E, सरली, ठीक है। सरला, यहाँ से सरला से हम अगर समझ सकते हैं कि सरला एक लड़की है, उसको फ्रीडम है सब चीज़ का, तो फ्रीडम में क्या आ गया, सरला या सरली। तो फ्रीडम S से स्पीच, R से हो गया रेस्पेक्ट, L से हो गया लाइफ एंड लिबर्टी, और E से एजुकेशन, और A से अरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स इसके राइट टू फ्रीडम के। नाउ फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 क्या बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 क्या बताता है, चाइल्ड लेबर। ठीक है, अगर इसके शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर लो फ्रेंड, तो HCL कंपनी तो आप लोग जानते ही होंगे, लैपटॉप चलाते हो तो H फॉर हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और CL मतलब हो गया फ्रेंड्स चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ इलीगल टू फोर्स्ड एनी पर्सन फॉर वर्क, और जोर जबरदस्ती काम करवाना ये एक कानूनी अपराध है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि मानव के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, और श्रम के विरुद्ध इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती काम क्या है, दंडनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, दंडनीय है। और फिर फ्रेंड आर्टिकल 24 में ये बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले को किसी भी इंडस्ट्री में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24। नाउ फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक है। पहला हो गया फ्रेंड्स आर्टिकल 25 जो कि प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में है। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल क्या कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मनाने की, आचरण करने की तथा धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल फिर 26 है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है, और पोषण करना, अपने धर्मों को ऑर्गेनाइज करना या धर्म रिलेटेड कार्यों को प्रबंधन करने का अधिकार होगा। जैसे यह करने के लिए, सामूहिक करने के लिए ऑर्गेनाइज प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है, टैक्सेशन फॉर प्रमोशन, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी धर्म को टैक्स देना होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी धर्म को टैक्स देना होगा ऐसा नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं करेगी, और धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स फ्री होगा। कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो उसके लिए टैक्स फ्री होगा। सरकारी खर्च, अच्छा फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28, तो अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही उस विद्यालय में ज़बरदस्ती फोर्स की जाएगी कि तुम धार्मिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 to 30 है। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति बचाने का भी प्रयास किया गया है। यह भी बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को, जो भी इंडियन हैं, जो भी इंडिया में रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 के तहत है। तो 29, ठीक है फ्रेंड्स, यही था प्रोटेक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। और आर्टिकल 30 क्या हो गया फ्रेंड्स, धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखाने में रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं कि तुम हिंदू हो तो तुमको मुस्लिम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम मुस्लिम हो तो तुमको हिंदू कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ये हम लोग के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करूँ, मैं यहाँ पे
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि 25 to 28 है। पहले इसके बारे में बताता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 PM, यहाँ पे 3 P है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 25 में था। हम बोलेंगे कि 3 PM, 3 देश के PM हैं। फिर क्या है फ्रेंड्स, मैनेज, क्या किए, मैनेज किए, 3 देश के PM हैं जो कि मैनेज किए। और फिर क्या चीज़ के लिए, टैक्स प्रमोशन के लिए, तो प्रमोट के लिए, ठीक है। और अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, तो यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स वर्शिप ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, वर्शिप ले लिए। तो 3 PM, 3 PM मिले, प्रमोट किए वर्शिप के लिए। और अगर नेक्स्ट में देखें हम लोग, नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोटेक्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ से ही बोल दिए फ्रेंड्स प्रोटेक्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अगर दोनों को मिला दे तो हम लोग को क्या मिल गया फ्रेंड्स कि 3 PM मिले और प्रमोट किए वर्शिप किए टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण माना गया है। प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को चुना गया है। इसके लिए टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो कि हैं कितने टोटल फ्रेंड्स, 5। यहाँ से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर्बिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोररी और क्वाओ वारंटो, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यह सब जो वर्ड देख रहे हो आप, ये वर्ड इंग्लिश नहीं है, ये वर्ड लैटिन से लिया गया है, ठीक है। तो पहला है हर्बिस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, यहाँ बताया गया है कि विदिन 24 आवर अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो व्यक्ति वकील हायर कर सकता है, या तो रिलीज़ करो या तो कोर्ट में पेश करो। ये है हर्बिस कॉर्पस, ठीक है। फिर दूसरा आता है मैंडेमस, ये क्या है, परम आदेश। मैंडेमस मतलब क्या हो गया, परम आदेश, ठीक है, सबसे बड़ा आदेश। मैंडेमस कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाती है जब सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने कर्तव्य का पालन, ठीक है, नहीं करता है या अपनी बॉडी नहीं कर रहा हो, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हो, उस केस में कोर्ट के थ्रू उसे मैंडेमस जारी करने का प्रावधान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। जब कोई लोअर जुडिशरी अपने कर्तव्यों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करती है तो अपर जुडिशरी उसके लिए प्रोहिबिशन जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टोररी टू बी सर्टिफाइड। अब जैसे लोअर कोर्ट कोई फैसला देती है तो इस बेसिस पे अपर कोर्ट प्रमाण मांगती है कि क्या वो सही काम किया है, नहीं किया है, किस बेसिस पे किया है, तो उसे बोलते हैं सर्टोररी टू बी सर्टिफाइड। एंड नेक्स्ट इज क्वाओ वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पब्लिक पोस्ट धारण की हो लेकिन वह उसके योग्य ना हो, इस केस में जुडिशरी उसके खिलाफ क्वाओ वारंटी जारी करती है। यह लेक्चर था दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम 1 to 32 विद शॉर्ट ट्रिक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर जो होगा वो शॉर्ट ट्रिक्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।